हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अश्विन मालू आर.एस। इस वीडियो में हम जो पीटी 365 इकोनॉमी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो अगला चैप्टर है वो 7th है, वो एग्रीकल्चर। तो उसका पहला टॉपिक है फर्टिलाइज़र सेक्टर इन इंडिया। आपको पता है हमारे यहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ किए गए थे जो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स की डिमांड करते हैं। तो इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स को सब्सिडाइज़ किया गया ताकि फार्मर्स को सब्सिडाइज प्राइस पे फर्टिलाइज़र्स मिले। तो आपको पता है हमारे यहाँ अब जो करंट है उसमें दो तरीके की होती है। एक तो यूरिया सब्सिडी, ठीक है, और दूसरी है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। तो यूरिया सब्सिडी यानी यूरिया के एरिया में तो अभी भी रेगुलेटेड है मार्केट यूरिया का, यानी यूरिया को इंपोर्ट कौन कौन सी करती है तो वो भी सरकार बताएगी कौन कौन सी कंपनीज जो वो इंपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। दूसरा, यूरिया की प्राइसेस हैं वो भी सरकार तय करती है, ठीक है। और उसके बाद में जो बचता है वो सब्सिडी के तौर पे जो वो केंद्र सरकार दे देती है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में जो अदर देन यूरिया है वो सारे फर्टिलाइजर्स को डीरेगुलेटेड कर दिया, यानी अब सरकार उनकी प्राइसेस तय नहीं करती। अब सरकार फिक्स रॉ मटेरियल पे, ठीक है, उस पर केजी या पर उसकी जो क्वांटिटी है उस पर सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। लेकिन वो प्राइसेस जो हैं वो सरकार तय नहीं करती। यूरिया के मामले में तो सरकार प्राइसेस तय करती है, उन्हीं प्राइसेस पे फार्मर्स को बेचना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे फिक्स एक सब्सिडी दी जाती है और फिर इस तरीके से प्राइसेस को रेगुलेट किया जाता है। तो आपको कहे कि भाई फर्टिलाइजर सेक्टर पूरी तरीके से डीरेगुलेटेड है, तो नहीं है, क्योंकि यूरिया सब्सिडी अभी भी रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब आते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक यूनिक पैकेज ऑफ इनोवेटिव स्कीम्स फार्मर्स के लिए विद आउटले ऑफ 3.70 लाख करोड़ जो है वो अप्रूव किया है। तो की हाईलाइट्स क्या हैं? तो पहली स्कीम है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्रणाम स्कीम, जिसको बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया। अब देखिए, जो मैंने बताया कि फर्टिलाइजर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, तो इन्हीं ये ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि सब्सिडाइज प्राइस पे मिल रही थी, तो ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स के कारण क्या है, क्योंकि ये केमिकल्स थे, सॉइल की फर्टिलिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो वो पड़ा है। तो चूंकि सॉइल की फर्टिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स अगर छिड़क दिया जाए तो वो पानी के साथ बह के नदियों में चला जाता है। तो आपको पता है नदियों में जाने से जो यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स, ठीक है। तो क्योंकि ये जैसे ये फर्टिलाइजर्स पानी में जाते हैं तो वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनकी ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है, तो वो पूरा पानी के ऊपर एक हरी परत बना देते हैं, एक ग्रीन लेयर बना देते हैं, और जिसके कारण क्या है, जो सनलाइट है वो पेंट्रेट नहीं कर पाती, ठीक है। तो ऑक्सीजन अब चूँकि ठीक है, तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो इसको कंज्यूम करते हैं, डिके करते हैं इस मटेरियल को, ऑर्गेनिक मैटर को। तो बीओडी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो एकदम से बढ़ जाती है। तो जो अवेलेबल ऑक्सीजन है जो पानी में रह रहे जीव होते हैं उनके लिए वो कम हो जाती है, ठीक है, जिसको एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं। और जिसके कारण जो है वो जो वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं पानी में जो रहती हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलती है, और ऑक्सीजन कम मिलने के कारण उनकी जो है कभी भी डेथ भी हो जाती है। तो इस सबको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करी है, ये स्कीम लेके आई है कि फर्टिलाइजर्स के यूज़ को कम करने के लिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप स्टेट्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप प्रमोट करिए अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स यानी बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके वगैरह वैसे करके, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज़ को कम करें, कैसे कैसे करके, कई टेक्निक्स के थ्रू। जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता है कि भाई जितना कम से कम फर्टिलाइजर्स यूज़ हो, या नीम कोटेड यूरिया, ठीक है, जैसे फर्टिलाइज़र का एकदम प्रिसाइज यूज़ हो, जैसे कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम हो। तो अब ये चीज़ें जो है ये इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे स्टेट्स को, इसके लिए कोई सेपरेट बजट नहीं है इस स्कीम के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए कोई सेपरेट बजट नहीं है। जितना वो एग्जिस्टिंग जो अभी जैसे सब्सिडी मिलती है, मान लो राजस्थान के किसानों को 100 रुपये की सब्सिडी मिलती है एग्जाम्पल के लिए, और वो मान लेते हैं ये प्रमोट करके अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स, और अब उनको फर्टिलाइज़र का यूज़ उन्होंने कम किया और अब सिर्फ 80 रुपये की सब्सिडी उनको, तो ये जो बचा हुआ 20 रुपये, इसका 50% जो है वो एज अ ग्रांट सेंटर जो वो स्टेट को दे देगा।
पर हालांकि जो भी ये 50% ग्रांट मिलेगी वो भी स्टेट को कुछ फर्टिलाइजर्स को, जो अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो ये है PM प्रणाम स्कीम। अब है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फ्रॉम गोबर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन प्लांट्स। अब आपको पता है जो कैटल और ऑर्गेनिक वेस्ट जो फार्म में प्रोड्यूस होता है, तो उसी से, ठीक है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर या बायो मैन्योर को क्रिएट करना। ठीक है, तो उसके लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाए जाएँ। अब ये गोबर्धन स्कीम जो 2018 में लॉन्च की गई थी अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब ध्यान रखना है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट नहीं है, वो जल शक्ति मंत्रालय में जल शक्ति मिनिस्ट्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो अर्बन है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, उसकी मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये नोडल मिनिस्ट्री, लेकिन इसकी आपको ध्यान रखिए जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया। तो आपको पता है सल्फर भी क्या कहते हैं, वो एक सेकेंडरी फर्टिलाइजर की तरह यूज़ होता है। तो ऐसा यूरिया जिसमें सल्फर के ऊपर कोटिंग की जाती है टू एड्रेस द सल्फर डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल एंड सेव इनपुट कॉस्ट्स फॉर फार्मर्स। अब यूरिया गोल्ड है वो मोर इकोनॉमिकल है और एफिशिएंट है देन करंटली यूज्ड नीम कोटेड यूरिया। अब यूरिया सब्सिडी स्कीम, ठीक है, यूरिया सब्सिडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 3 साल के लिए और मार्च 2025 तक। ठीक है, जब तक कि हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ यूरिया सेल्फ सफिशिएंसी के लेवल पे नहीं पहुँचे। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया। अब आपको पता होगा कि हमारी जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जिसमें कि सारी इंडस्ट्रीज़ का इंडेक्स निकाला जाता है कि ग्रोथ कैसे हो रही है, तो उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका वेटेज ही 2/5 है। 2/5 मतलब 40% वेटेज है वो उन 8 इंडस्ट्रीज़ का ही IIP में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। उनमें से एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। और ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मिनिमम वेटेज उन 8 में फर्टिलाइज़र का ही, सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है और सबसे लीस्ट जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली लाइन ये लिखी हुई, इट इज़ वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। यूरिया अकाउंट्स फॉर ओवर 2/3 ऑफ ओवरऑल फर्टिलाइजर कंजम्पशन। द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ पोटाश इज मेड थ्रू इम्पोर्ट्स। यानी जो पोटाश, ठीक है, आपको पता है NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये आपको प्राइमरी फर्टिलाइज़र कहे जाते हैं। ठीक है, तो पोटाश की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पोटाश इतना नहीं होता, तो हम जनरली ज़्यादातर जो पोटाश है वो इम्पोर्ट के थ्रू उसको करते हैं। और यूरिया में भी हम अच्छा खासा इंपोर्ट करते हैं। कुछ हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है और बाकी ज़्यादातर जो वो इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, वो भी आप देख लीजिए कितना % हमारे यहाँ होता है इंडिजिनस प्रोडक्शन और कितना हम इंपोर्ट करते हैं। ये भी जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्टिलाइजर्स को प्राइमरी, सेकेंडरी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो प्राइमरी में फर्दर क्लासिफाइड ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिस सप्लाई टू सॉइल सच एज नाइट्रोजनस यूरिया, फॉस्फेटिक डाईअमोनियम फॉस्फेट DAP एंड पोटेशिक म्यूरेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर्स। सेकेंडरी में आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके आयरन, जिंक, बोरोन, क्लोराइड एटसेट्रा। तो इसी के साथ आपका ये तो हो गया। अब आते हैं फॉस्फोरस सेक्टर पे। सेवरल सर्वेज ने बताया कि इंडिया इज़ फेसिंग डेफिशिएंसी इन ऑब्टेनिंग फॉस्फोरस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फोरस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम द कैडमियम लेडन डिपॉजिट्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका, क्योंकि ये कैडमियम के साथ निकलता है, ये कहीं लिखा होगा। फॉस्फोरस को एग्जिट्स विद कैडमियम, अ हैवी मेटल हुज रिमूवल इज एक्सपेंसिव। ठीक है, तो कैडमियम लेडन डिपॉजिट जो है वेस्ट अफ्रीका के, वहाँ से जनरली हम इंपोर्ट करते ज़्यादातर। फॉस्फेट रॉक्स आर मेजरली प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम 2 स्टेट्स इन इंडिया, एक तो राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। सम डिपॉजिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जैसे ललितपुर UP, मसूरी, सिंकलाइन एंड कुडप्पा बेसिन आंध्र प्रदेश। अब फॉस्फोरस को कैसे रिड्यूस करें, तो वही प्रिसीजन एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम कर दो, लो इनपुट एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस यूज़ करो, माइनिंग अर्बन सीवेज। तो जो अर्बन सीवेज में जो फॉस्फोरस, फिर वहाँ से आप माइन कर लो फॉस्फोरस को। अब कंसर्न्स क्या हैं भाई, एक तो सबसे पहले कैडमियम के साथ निकलता है, तो सबसे पहले तो वो उसका रिमूवल ही एक्सपेंसिव है। फिर हैंडफुल ऑफ कंट्री जैसे मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, चाइना, अल्जीरिया एटसेट्रा कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व्स ऑफ फॉस्फोरस विच इज़ अ मेजर जियोपॉलिटिकल कंसर्न। क्योंकि आपका जितना कंसनट्रेटेड होगा कोई भी चीज़, जैसे अभी आपको पता हो रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के चला था कि जो चाइना है उसके यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोसेसिंग होती है रेयर अर्थ मेटल्स की। तो उसके कारण जो है वो अभी जब कोविड के टाइम पे वो उसको यूज़ करता है। अगर किसी कंट्री के साथ अगर उसका वॉर या ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो उसको यूज़ करता है एज ए वेपन, ट्रेड, जैसे बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड।
कि भाई हम रेयर अर्थ मेटल्स को आपको नहीं देंगे वगैरह। अभी बीच में चाइना ने जर्मेनियम और एक और कोई गैलियम, जर्मेनियम और गैलियम, उसके एक्सपोर्ट को वो एक तरीके से रेगुलेट किया था या ऐसा कुछ। तो इस तरीके से तो आपका जितना डाइवर्सिफाइड होगा, आपकी चीज़ जितने अलग अलग सोर्सेस आ रही होगी, उतना आपके लिए आसान है। क्योंकि मान लो एक कंट्री के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो बाकी कंट्री से सोर्स कर सकते हैं, लेकिन आप अगर डिपेंडेंट है एक ही कंट्री पे तो उसके साथ फिर आपका जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाती है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है फॉस्फोरस? ठीक है, एक तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द फॉस्फोरस इज लॉस्ट डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ठीक है, ग्रोथ ऑफ टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स जिसके अपन बात कर ही चुके हैं, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद में कैडमियम लेडन फर्टिलाइजर्स अदर अप्लाई टू सॉइल ऑब्जर्व बाय क्रॉप्स। तो अब चूंकि कैडमियम लेडन फर्टिलाइजर क्यों कैडमियम के साथ निकलता है तो ये अगर ह्यूमन बॉडीज़ में जाके बायोक्यूमुलेट हो सकता है, तो एक्सेलरेटिंग हार्ट डिजीजेस, तो ये भी एक कंसर्न है। फिर अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक रिसेंटली रिलीज़ किया 6th सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम। तो सबसे पहला 6ठा सेंसस है ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड विद रेफरेंस ईयर 1986-87 विद द रिपोर्ट पब्लिश इन 1993। तो पहला तो हुआ था 1986-87 में, उसको रेफरेंस ईयर ये था, और पब्लिश हुआ था 1993 में, और ये 6ठा सेंसस जॉब हुआ है। अब 3 तरीके से इरिगेशन प्रोजेक्ट को क्लासीफाई करते हैं, मेजर, मीडियम एंड माइनर। कैसे करते हैं? तो जो कल्टिवेबल कमांड एरिया, अगर वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है, भाई कल्टिवेबल कमांड एरिया क्या है? इन एरिया विच कैन बी फिजिकली इरीगेटेड फ्रॉम अ स्कीम एंड इज़ फिट फॉर कल्टिवेशन। भाई फिजिकली आप उस स्कीम के थ्रू इरीगेट कर सकते हैं और वो कल्टिवेशन के लिए फिट हो, कल्टिवेबल कमांड एरिया। तो अगर वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो आपका मेजर हो गया, 2,000 और 10,000 के बीच में है तो मीडियम हो गया, और 2,000 से कम है कल्टिवेबल कमांड एरिया तो आपका माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट। सोर्सेज क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, सरफेस और ग्राउंड वाटर। जबकि मेजर और मीडियम का तो सिर्फ सरफेस वाटर होगा, मोस्टली एक्सप्लॉइट सरफेस वाटर सो रिसोर्सेज। माइनर में ये दोनों होते हैं। माइनर इरीगेशन सेक्टर एज अ होल इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स। तो माइनर इरीगेशन में जो है वो जनरली स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। ध्यान रखना, माइनर इरीगेशन में तो सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों सोर्स होते हैं। मेजर और मीडियम में मोस्टली, यानी ऐसा नहीं है कि ग्राउंड वाटर से होता नहीं होगा, लेकिन मोस्टली जो है वो सरफेस वाटर से होता है। अब कैटेगरीज वही ग्राउंड वाटर और सरफेस फ्लो। ग्राउंड वाटर में तो डग वेल वगैरह, बोरवेल, शेलो ट्यूब वेल्स, मीडियम ट्यूब वेल्स, डीप ट्यूब वेल्स डिग करके, और सरफेस फ्लो में टैंक्स बना के, चेक डैम्स बना के, ठीक है, स्ट्रक्चर्स फॉर कंजर्वेशन कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 1987-88 में आई। लेटर इट बिकेम द पार्ट ऑफ सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहले ये नाम था, फिर उसके बाद में ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये पार्ट बन गया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रैशनलाइजेशन माइनर इरीगेशन स्कीम का? कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलायबल डेटाबेस हो हमारे पास कि भाई माइनर इरीगेशन में कितना, कहाँ पे कैसा है। तो अब इस रिपोर्ट के हाईलाइट क्या है? तो एक तो ध्यान रखना है, फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज़ इट वाज कंडक्टेड इन कन्वर्जेंस विद 6 माइनर इरीगेशन स्कीम। देखो माइनर इरीगेशन स्कीम का तो 6ठा सेंसस है, लेकिन वाटर बॉडीज़ का पहला सेंसस कंडक्ट हुआ 2017-18 को, रेफरेंस ये लेके इसके साथ में। ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? ऑल वाटर बॉडीज़ का एक डेटाबेस बनाना। अब माइनर इरीगेशन को लेकर के कुछ फैक्ट्स कि भाई जो 23.14 मिलियन माइनर इरीगेशन स्कीम्स वर रिपोर्टेड इन कंट्री फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट्स, 94.8% वाई ग्राउंड वाटर बेस्ड थे। तो देखिए 94.8% जो माइनर इरीगेशन स्कीम है ग्राउंड वाटर बेस्ड है, जबकि सिर्फ 5.2% जो वो सरफेस वाटर स्कीम है। जबकि मीडियम और मेजर इरीगेशन में अपन देखा था मोस्टली वो एक्सप्लोइट करते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज को। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, ठीक है, माइनर इरीगेशन स्कीम्स। फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। सिर्फ एग्जांपल के लिए, सिर्फ शुरुआत के 2 के लिए बस ये याद रखिएगा कि लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा जिसकी है उसकी है। उत्तर प्रदेश की कितनी 80 और महाराष्ट्र की 48, सिर्फ 2 के लिए, क्योंकि फिर मध्य प्रदेश की तो 29 है और तमिलनाडु की 39 है। तो आपको पहले 2 की याद रखनी है, उत्तर प्रदेश की 80 है, मतलब लोकसभा याद रखने के लिए आप इसको तर्क कर सकते हैं। वैसे डग वेल्स हैव द हाईएस्ट शेयर इन MI स्कीम्स। तो सबसे ज़्यादा किसका शेयर है? डग वेल्स का। फिर शेलो ट्यूब वेल्स, मीडियम ट्यूब वेल्स एंड डीप ट्यूब वेल्स। अब 5th सेंसस से 1.42 मिलियन स्कीम्स जो बढ़ी हैं। अब ओनरशिप है तो भाई 96.6% प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 96.6% प्राइवेटली ओन्ड है, जबकि सिर्फ 3.4% है वो पब्लिक ओनरशिप के अंडर है। आउट ऑफ ऑल इंडिविजुअली ओन्ड स्कीम 18.1% आर ओन बाई वुमेन, ठीक है। तो सिर्फ 18.1% जो वुमेन ओन करती हैं, और 97% इरीगेशन स्कीम आर इन यूज़। अब आते हैं भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। तो अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अलग से बनाई है कोऑपरेटिव्स के लिए,
ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, ये एक अलग से मंत्रालय बनाया है, मिनिस्ट्री बनाई है। अब वो अलग अलग सेक्टर्स में जो वो कोऑपरेटिव्स को कंसोलिडेट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो वैसे ही भारतीय बीज सहकारी समिति, सहकारी हिंदी में उसको कोऑपरेटिव को ही कहते हैं, was established in 2023 to provide certified and scientifically prepared seeds to every farmer in the country। तो सर्टिफाइड और साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड्स मिले ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है। अब ये क्या है भाई, तो इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर, सबसे पहले किसके अंदर एस्टेब्लिश है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 उसके अंडर एस्टेब्लिश्ड है। इट विल कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सीड कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड रिसर्च। ट्रेडिशनल सीड्स हैव टू बी कंजर्व्ड, पास्ड ऑन टू द कमिंग जनरेशन सो दैट द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटिन्यूज। प्रमोट जॉइंटली कौन कर रहे हैं, तो ये भी 5 कोऑपरेटिव्स हैं बड़े बड़े। एक तो इफ़को है जिसने आपको पता हो नैनो यूरिया बनाया, फिर है क्रिबको, फिर उसके बाद नाफेड, ठीक है, आपको पता ही है नाफेड जो अपन ने पढ़ा था, एक तरीके से पल्सेस वगैरह इसको भी प्रोक्योर करता है कभी कभी कुछ स्कीम्स में, ठीक है। जैसे शायद पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा स्कीम है, उसमें नाफेड और एफसीआई दोनों प्रोक्योर करते हैं। तो ये भी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो BABCL एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर प्लेइंग अ की रोल इन इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। और सीड सर्टिफिकेशन को लेकर के तो एक पोर्टल लॉन्च किया, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। मिनिस्ट्री तो इसमें समझ में आ रही है और एग्रीकल्चर होगी। सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम है ताकि सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी, सीड आइडेंटिफिकेशन, सीड सर्टिफिकेशन को लेकर के एक QR कोड सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है। इसको नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑन थीम ऑफ उत्तम बीज समृद्ध किसान। Seed with soil valid certification can only be sold by valid licensed dealers to centrally registered farmers who will receive subsidy through DBT directly they pre-validated। तो वैलिड सर्टिफिकेशन वाले कैन ओनली बी सोल्ड बाय वैलिड लाइसेंस डीलर्स, जो जिनके पास लाइसेंस होगा, और टू सेंट्रली रजिस्टर्ड फार्मर्स, फिर उनको सब्सिडी मिलेगी थ्रू DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। फिर इशू क्या है, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और डिमांड, भाई कितनी डिमांड होगी वो पता नहीं है। शॉर्ट सेल प्राइस, जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं वो सिर्फ ओनली गुड फॉर 1 सीजन, ठीक है। लैक ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग टू कंट्रोल सीड क्वालिटी और लैक ऑफ एक्सेस टू सर्टिफाइड सीड्स ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स। इंडिया में क्या है भाई, लीगल स्टेटस कैसे मिलता है सीड सर्टिफिकेशन, तो इनेक्टमेंट ऑफ सीड्स एक्ट 1966 के थ्रू। सीड सर्टिफिकेशन तो वॉलंटरी है लेकिन लेबलिंग कंपलसरी है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सीड सर्टिफिकेशन इज़ वॉलंटरी बट लेबलिंग इज़ कंपलसरी इन इंडिया। इंडिया एस्टेब्लिश द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी अंडर PPV and FR Act 2001 to ensure availability of quality seeds and planting material to farmer। अब जैसे मैंने बताया अभी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, तो एक और कोऑपरेटिव में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। आपको पता है हमारे जो छोटे छोटे फार्मर्स, 86% जो फार्मर्स है वो स्मॉल एंड मार्जिनल है, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ज़मीन है। अब उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो उनके पास ऑब्वियसली बात है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो वो जनरली या तो किसी इंटरमीडियरी को बेच देते हैं ताकि वो फिर मंडी में जाके बेचता है, और या फिर वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो अब ये है कि कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू जो आपको पता है जो नीचे के लेवल पे जो लैंड करती है फार्मर्स को, वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। क्यों ना इन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को यूज़ किया जाए टू मेक कॉमन फैसिलिटीज़, कॉमन फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरेज, ताकि गोडाउन्स बनाए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ताकि नीचे के स्तर तक जो है वो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि जो किसानों की जो या तो उनको इंटरमीडिएट को बेचना नहीं पड़े और दूसरा उनका बर्बाद नहीं हो प्रोडक्शन। तो स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड एम्पावरिंग फार्मर्स, क्रिएटिंग गोडाउन्स एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। द PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ आर विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ दैट सर्व एज द लास्ट लिंक इन 3 tier कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। आपको पता ही है 3 tier स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ एकदम जो ग्रामीण स्तर पे होती हैं, रूरल लेवल पे, फिर उसके ऊपर स्टेट नहीं, उसके ऊपर होती है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर उसके ऊपर होती हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो PACS आर इन्वॉल्व इन शॉर्ट टर्म लैंडिंग और व्हाट इज़ नोन एट ग्रुप लोन्स। तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स जो फार्मर्स को प्रोवाइड करवाती हैं। आप इनको और भी काम, मतलब इनको एज अ प्रोवाइडर ऑफ कॉमन फैसिलिटीज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये प्रोवाइड करवाने के लिए भी यूज़ करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट। तो इसके लिए कोऑपरेटिव सेक्टर में ये सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि ये कोऑपरेटिव है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। Implementation to ensure timely and uniform implementation plan, the Ministry of Cooperation would implement a pilot project in at least 10 selected districts in different states। तो पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको किया जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा कौन कौन सी स्कीम्स को कन्वर्ट किया है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके बारे में स्कीम जो मैंने पढ़ाई थी, जो स्कीम वाला वीडियो, एग्रीकल्चर की स्कीम्स वाला जो मैंने एक अपलोड कर रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे,
तो उसमें मैंने इसको डिस्कस कर रखा है डिटेल में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, इसको भी कर रखा है। सब मिशन में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग, इसको भी मैंने डिस्कस कर रखा है उस वीडियो में, ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है, पीएम किसान संपदा योजना। और कंज्यूमर और फूड अफेयर्स वाले की एलोकेशन फूड के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन सेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इन सारी स्कीम्स को कन्वर्ट करके यूज़ करना, क्योंकि इन सारी स्कीम्स में क्या है, इन सारी स्कीम्स में भी जो कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स बनाना, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये इन सब के लिए लोन्स दिए जाते हैं। और ये भी करना क्या चाहिए, यही करना चाहिए। तो इन सारी स्कीम्स को कन्वर्ट करके ताकि बेहतर तरीके से काम हो सके। फूड ग्रेन मैनेजमेंट इन इंडिया, बाई टोटल प्रोडक्शन इंडिया हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग अबाउट 310 बिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन पर ईयर फॉर द लास्ट 2 years। अब प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, एक तो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होता है, भाई एफसीआई खरीदती है सीधा फार्मर से, ठीक है, और वो स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है। और या तो एफसीआई डायरेक्टली खरीदती है या स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज खरीदती है और फिर वो एफसीआई को दे देती है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि भाई 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर और डिस्ट्रीब्यूट स्टेट गवर्नमेंट खुद ही कर लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई हैज अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट, यानी एफसीआई का क्या काम है, प्रोक्योर करेगी फार्मर से, स्टोर करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी और बल्क एलोकेशन फूड ग्रेन्स स्टेट गवर्नमेंट को बल्क एलोकेशन कर देगी। अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है कि भाई वो क्या करेगी, एलोकेशन विद इन द स्टेट कैसे होगा, एलिजिबल फैमिलीज कौन सी होगी, राशन कार्ड किन को इशू करेंगे, सुपरविजन कैसे करेंगे, फेयर प्राइस शॉप्स जहाँ पे ये राशन की सामान मिलता है, ये हो सकती है, ये रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, ये रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ध्यान रखना है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अब देखो 2014-15 से आप देखो, अभी 2014-15 का तो इन्होंने दे नहीं रखा तो ये छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखोगे सस्टेन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2015-16 से आप देखो तो एकदम सस्टेन्ड इंक्रीज है। तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर वैसे मालूम मैं पूछूँ कि लास्ट 5 years में देयर इज़ अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो बिल्कुल सही बात है, लास्ट 5 years में। और ये पल्सेस का प्रोडक्शन बताया गया है, ऑयल सीड्स का ये वाली लाइन है, पल्सेस की ये वाली लाइन है, और टोटल फूड ग्रेन्स की तो ये। अब देखो ऑयल सीड्स का देखो यहाँ से फिर ये डाउन हो गया, फिर तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कभी कभी कांस्टेंट भी दिखेगा, ठीक है। तो 5 years में आप देख सकते हैं कि एकदम इंक्रीज़ हुआ, वैसा तो आप नहीं देख सकते ऑयल सीड्स में। पल्सेस में आप देखो तो कम हुआ है, ये 2014-15 से तो कम ही हुआ है, चाहे इसका कम हुआ चाहे सबका ही कम ही हुआ है। 15-16 से अपन देखें तो ये बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर ये थोड़ा सा या तो कम है या बराबर है, फिर ये कम हो गया। तो पल्सेस का तो आपको क्लियर है कि पल्सेस का तो लास्ट 5 साल में आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। फूड ग्रेन्स का इंक्रीजिंग ट्रेंड है लास्ट 5 साल में, पल्सेस का नहीं है। अब ये लास्ट 5 साल भी बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2021-22 तक का डेटा दे रखा है। अब 2022-23 का भी देखना पड़ेगा, 23-24 का भी देखना पड़ेगा, तो अभी रहने देते हैं। लेकिन आपको इतना ज़रूर है कि पल्सेस ऑयल सीड्स का, पल्सेस का तो इतना ज़्यादा थोड़ी ट्रेजेक्ट्री आपको देखेंगे तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन फूड ग्रेन का आप देखो तो कॉन्स्टेंट आपको एक इंक्रीज दिखेगा, ठीक है। अब मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इंडिया, तो ये बताना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए जो हम जनरली कभी कभी एक्सपोर्ट्स को बैन कर देते हैं, उसके कारण फार्मर्स को कम से कम 2023 में एटलीस्ट 45,000 करोड़ का लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बस यही है, एक तो ये इन्होंने रिपोर्ट, ठीक है, या इन्होंने जो सर्वे किया होगा या रिसर्च की होगी, तो एक चीज़ इन्होंने ये बताई, टू का फूड इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ट्रेड ऑफ, तो वही आपको पता है कई बार इम्पोर्ट को एक्सपोर्ट को जो गवर्नमेंट जो वो इम्पोर्ट बैन कर देती है, कभी एक्सपोर्ट बैन कर देती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, क्योंकि इन्फ्लेशन को उनको मैनेज करना होता है। तो रिलीज ऑफ गवर्नमेंट्स ओन स्टॉक ऑफ ग्रेन्स एट सब्सटेंशियल लोअर प्राइसेस देन मार्केट रेट्स आर ऑल्सो रिजल्ट इन पोटेंशियल लॉस ऑफ एडिशनल ₹548 क्विंटल टू फार्मर्स। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट के ओन स्टॉक्स जो हैं, गवर्नमेंट स्टॉक करके रखती है, आपको पता है बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू, ठीक है, प्रोक्योर करके रखती हैं। जैसे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है तो उसके थ्रू वो प्रोक्योर करके रखती है, फिर जो इन्फ्लेशन जब बढ़ जाती है तो वो बेच देती है खुद ही। तो उसके कारण भी फार्मर्स को लॉस हो जाता है, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट उसको कम प्राइसेस पे बेचेगी तो फार्मर्स को भी ऑब्वियसली बात है कम प्राइसेस पे बेचना पड़ेगा। अब इन्फ्लेशन मेजरमेंट कैसे होता है, तो एक तो WPI और एक CPI है। WPI आपको पता है होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल लेवल पे यानी प्रोड्यूसर के लेवल पे, और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर के लेवल पे। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, उसका बेस ईयर है 2011-12 और CPI का बेस ईयर है 2012, ये ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद में रिलीज़ कौन कौन करता है, तो WPI को करता है इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जो NSO है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में
NSO, वो करता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI कंबाइंड। ठीक है, WPI में सर्विसेज और गुड्स दोनों कवर नहीं होती है, सिर्फ गुड्स कवर होते हैं WPI में, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर होती हैं। ठीक है, और अगर एक और क्या कहते हैं, फिर IS प्री में एक बार सवाल आया था कि जो फूड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें वेटेज ऑफ फूड ज़्यादा है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, WPI गिव्स मोर वेटेज टू मैन्युफैक्चर गुड्स वेयर CPI गिव्स मोर वेटेज टू फूड आइटम्स। जैसे दिख ही रहा होगा आपको, ये CPI का वेटेज है 45.9% जो फूड एंड बेवरेजेस को है। ठीक है, फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा फिर मिसलिनियस है, फिर उसके बाद में हाउसिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्यूल एंड लाइट है, फिर क्लोथिंग एंड फुटवियर है, फिर पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा तो किसका, फूड एंड बेवरेजेस का, और सबसे कम किसका, पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स का वेटेज। फिर उसके बाद में रिटेल फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। रिटेल इन्फ्लेशन इतना चला गया था, फूड इन्फ्लेशन 9.2%। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। भाई हेडलाइन इन्फ्लेशन तो पूरा सारी कमोडिटीज़ को मिला के जो इन्फ्लेशन होता है, और कोर इन्फ्लेशन में तो जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, जैसे फ्यूल और फूड की प्राइसेस जो वो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंडेंट है। तो किसी साल मान लो अच्छी बारिश हो गई तो ठीक, नहीं तो किस साल अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो फूड की प्राइसेस वगैरह, सप्लाई, ये चीज़ें, तो ये वॉलेटाइल चीज़ों को अगर हटा दें तो जो इन्फ्लेशन बचती है फूड और फ्यूल हटा के, वो होती है कोर इन्फ्लेशन। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद में फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये अपन देख ही चुके हैं, आपको पता ही है। वीट इन्फ्लेशन ड्यू टू डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर, जैसे हीट वेव्स वगैरह, अनसीजनल रेन्स हो जाती है, रशिया यूक्रेन वॉर, तो क्योंकि कहीं पर अपन इम्पोर्ट करते हैं, आपको पता है जो यूक्रेन है और रशिया, उसको वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बहुत होता है। ठीक है, तो उसके कारण भी, क्योंकि वहाँ वॉर चल रहा है, तो वो भी इफेक्ट हो गया। लॉन्ग टर्म में देखो तो मानसून वेरिएबिलिटी है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, फिर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, आउटब्रेक ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीज़ वगैरह। फिर उसके बाद में अब जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो क्या करता है, प्राइस, उसका एक डिवीज़न है प्राइस मॉनिटरिंग डिवीज़न। वो क्या करता है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका जो प्राइस है उसको मॉनिटर करता रहता है। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। इट एनालाइजेज द प्राइस सिचुएशन, गिव्स एडवांस फीडबैक फॉर टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। भाई उनको पता चल जाता है कि भाई प्राइस मॉनिटरिंग, भाई कौन सी कमोडिटीज़ की प्राइसेज हैं बहुत बढ़ेगी कम होगी, तो फिर वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, इट इम्प्लीमेंट्स कमोडिटी स्पेसिफिक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स टू गिव टेम्परेरी रिलीफ। और सेंटर्स ने प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स बना रखे 750 के अराउंड, 1 इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ताकि वो जो 22 एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस को मॉनिटर कर सकें। अब ये 22 एसेंशियल कमोडिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो आपको फूड ग्रेन्स, राइस, वीट, आटा, फिर पल्सेस में आपको ये दिख जाएंगी, फिर एडिबल ऑयल्स, फिर वेजिटेबल्स, फिर अदर आइटम्स। फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ सर्टेन कमोडिटीज़। The act can impose stock limits on essential commodities to regulate their prices and availability in the market. फिर अदर मेजर्स, ऑपरेशन ग्रीन्स, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इन दोनों को मैं अपने जो उस वाले वीडियो है एग्रीकल्चर स्कीम्स वाला, उसमें भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन में बात कर ही चुके हैं, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के थ्रू एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, बैन कर दिया जाता है कभी कभी। डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स थ्रू सब्सिडीज, इनकम सपोर्ट एंड MSP। ठीक है, और सप्लाई साइड मेजर जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना। तो आज इसको इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अब आपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और अगर कोई आपका सुझाव है कि इसमें मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में आपकी अपनी राय रख सकते हैं। थैंक यू।